अजीत जी डीओ पॉलिटिक्स के सह-स्थापक और संपादक हैं। आप 10 से अधिक वर्षों के अनुभवी पत्रकार होने के नाते कई राष्ट्रीय मुद्दों पर संपादन, रिपोर्टिंग, लेखन और वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपने 3 पुस्तकें प्रकाशित की है। श्रीमान निखिल जी व्यास जो पाली से हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप अखिल भारतीय विद्या परिषद में पाली जिले के संयोजक एवं जिला सह प्रमुख की जिम्मेदारी आपके पास रही है। आप आरएसएस प्रचार विभाग जोधपुर प्रांत में सोशल मीडिया आयाम एवं राइटर्स फोरम में आपका दायित्व रहा। इसी के साथ में मॉडरेटर के रूप में श्रीमती स्नेहा जी को बुलाना चाहूँगा। आपने मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिग्री की है। आप जोधपुर में रेडियो जॉकी के रूप में आपने अपना करियर प्रारंभ किया। तत्पश्चात शिक्षाविद और कंटेंट राइटर के रूप में भी आप सक्रिय रहे। आप स्पोर्ट्स की बात करें तो स्टेट में चेस चैंपियन भी रहे हैं। आगे निखिल जी आपको इस विषय के बारे में बताएंगे कि अजीत जी क्या विषय के बारे में हमसे बातचीत करेंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय अजीत भारती जी, बहन स्नेहा जी, यहाँ उपस्थित जोधपुर प्रांत से पधारे भाई और बहनों, अर्बन नक्सल ये एक ऐसा शब्द है जिसे आज हम सब कहीं न कहीं सुनते आ रहे हैं या उससे कहीं न कहीं ग्रसित है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है नक्सलवाड़ी। वहाँ से जो नक्सल शब्द उत्पन्न हुआ और नक्सलवाद का जो प्रारंभ हुआ वो धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैला और उसका प्रसार कहीं न कहीं जंगली क्षेत्रों में था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रसार शहरों में भी होने लगा। 2004 में जब कुछ माओवादी संगठनों ने, माओ एक चाइनीज विचारक था या कह सकते हैं वहाँ का जो तानाशाह था, जिसने एक विचार दिया कि सत्ता है वो बंदूक की नोक से निकलती है, और उसी के आधार पर उसी सोच को लेकर नक्सलवाद का प्रारंभ नक्सलवाड़ी से हुआ था। इन्हीं विचारों को लेकर चलने वाले लोगों ने 2004 में एक पार्टी बनाई, सीपीआई माओ। इन्होंने एक बौद्धिक परिपत्र दिया, अपना एक दृष्टिकोण जारी किया, जिसमें यह था कि हमें शहरी क्षेत्रों में अपनी नक्सलवादी जो सोच है उसे पहुंचाना है और कहीं ना कहीं छद्म रूप में पहुंचाना है। आज हम आसपास अपने देखेंगे कुछ वकील के रूप में, कुछ निर्देशक के रूप में, फिल्म एक्टर्स के रूप में, पत्रकारों के रूप में, कानूनविदों के रूप में, यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे जुडिशरी में भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो इस नक्सली सोच को रखते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। हमने देखा होगा, पौराणिक एक कथा में याद दिलाऊंगा कि जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तो उस समय में उस अमृत को पाने के लिए कुछ राक्षसों द्वारा, एक राक्षस द्वारा छद्म रूप में देवता बनकर और उस अमृत को प्राप्त किया गया था। और तब वहां पर भगवान विष्णु ने सूर्य देव और चंद्र देव की सहायता से उसको पहचान कर और उसका संहार किया था। वही आवश्यकता आज भी है कि जो उस छद्म रूप में हमारे बीच में ये राक्षस विद्यमान है, इन राक्षसों को पहचाना जाए और उनका संहार किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। और इस रूप में हमारे पास तो कुछ धूमिल ज्ञान है इस नक्सलवाद के जो आधुनिक स्वरूप है शहरी नक्सल का, लेकिन अजीत भारती जो इसमें बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं और इनके लाखों मिलियन फॉलोवर्स में मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं। मुझे याद है कि इनके जब मैं पहली बार देखा था इनका वीडियो, तो रवीश कुमार की कुछ को रोस्ट कर रहे थे और बड़ा आनंददायक था। मुझे पहले लगा कि शायद हो सकता है कोई मिमिक आर्टिस्ट है, लेकिन जिस सोच में इन्होंने उसकी सारी बातों को काट किया, ये बहुत ही मार्मिक रूप में उन्होंने उस विचार को रखा और दिल को छूने वाला काम किया था। तो उसी दिन से मैं इनका फॉलोवर रहा हूँ और यही उनकी विधा है जिसके लाखों लाखों फॉलोवर आज इनके साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व में ओप इंडिया में रहे और डू पॉलिटिक्स के जरिए आज हम लोगों को लाखों युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय अजीत भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना आगे जो हमारा मार्गदर्शन है वो करें। सर्वप्रथम मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सम्मान हमें दिया। निखिल जी का भी धन्यवाद और स्नेहा जी का भी धन्यवाद। इस विषय पे अभी थोड़ी देर पहले कपिल जी बोल रहे थे तो काफ़ी बातें उन्होंने भी कवर की, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा जो अर्बन नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं उसका सबसे बड़ा
एक ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं, वो बौद्धिक आतंकवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और ये लगभग, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? हाँ ठीक। ये तंत्र जो है लगभग 150 वर्षों का है। मतलब अभी का जो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर या नैरेटिव वॉरफेयर, ये सब जो हम लोग कहते हैं, तो इसमें से ये मैकॉले की बात कोई कर रहे थे। फिर थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं कि ये सोच उत्पन्न कहाँ से होती है कि हम और आप भी, मुझे लगता है 2010, 12, 13 तक, जब तक सोशल मीडिया का अभ्युदय नहीं हुआ था और इंटरनेट 2.0 नहीं आया था कि आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, आप सिर्फ लेते नहीं हैं, जब आप फीडबैक भी दे सकते हैं, लिख कर बता भी सकते हैं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। लाइब्रेरीज ओपन होने लगी, डिजिटलाइजेशन का एक दौर चलता है, तब हमें पता चलने लगता है कि मैक्स मूलर जैसे मतलब धूर्त लोग, और दुर्भाग्य देखिए कि उसके नाम से भवन है दिल्ली में, या विलियम जोन्स नाम का इतिहासवेत्ता, अब है तो चोर ही उसको कहेंगे, इतिहासवेत्ता तो किसी हिसाब से है नहीं, जिस तरह से उसने भारत के इतिहास को बर्बाद किया है। ये लोग क्या करते थे कि कमरे में बैठकर कुछ सोचते थे, काल्पनिकता कि वेद जो है गरड़ियों का गीत है, मतलब उनके लिए एक गरड़िया ही सब कुछ है। ईसा मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको लगता है जितना ज्ञान आता है गरड़ियों से ही आता है। तो उनके लिए जब आपकी ना तो पहली भाषा है संस्कृत, आप ट्रांसलेशन का भी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, वो भी किसने अनुवाद किया है किसी को पता नहीं। तो इन सब चीज़ों से लेके और वेस्ट की जो अपनी एक तरह से देखिए कि जब तक पुनर्जागरण रेनेसांस नहीं आता है उधर, तब तक ये लोग क्या पत्थरों से लड़ रहे थे, मतलब तलवार तक बनाने की तकनीक जिनके पास नहीं थी, कपड़े पहनने के लिए नहीं था, चमड़ा पहनते थे। क्रूसेड का पूरा इतिहास आप देख लीजिए। और फिर मैं अपने ग्लोरी में जाने लगूं तो 2000 साल पहले हमारे पास नालंदा था, विक्रमशिला है, ये तो बिहार में ही 2 विश्वविद्यालय थे। बाकी 5-6 और बौद्ध महाविहार जिनको बोला जाता है वो सब थे। वो सब जब नष्ट हो जाता है खिलजी के आने के बाद, और फिर एक जो श्रृंखला थी उससे बीच की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ सनातन इतिहास से जब गायब कर दी जाती है पर्पसफुली, उसके बाद विलियम जोन्स जैसों को एक आप कह सकते हैं कि एक रिक्त स्थान मिलता है जहाँ वो भरना चालू करते हैं वो गंद कचरा। इनको अपने रेस को भी ग्लोरीफाई करना था कि हम जो गोरों की रेस हैं हम बहुत महान हैं। पुनर्जागरण में जो हुआ, रेनेसांस में जो हुआ, पाइथागोरस का थ्योरम किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था या हमारे किसी ग्रंथ से लिया हुआ है? अणु परमाणु की संरचना कहाँ से आती है, ये सब आप लोगों ने, और इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कह के नकार दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इनको चाहिए था कि हमारी महानता का एक हमें लीनियज भी चाहिए, हमारे पूर्वज कौन थे। तब इन्होंने भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज सिस्टम, और उसमें भी क्या किया कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर दिया। आप बताइए कि जिस जगह का नाम रामेश्वरम है वो क्या संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है? जो हम द्रविडियन लैंग्वेज सिस्टम कहते हैं उनके अधिकतर शब्द, आप कन्नड़ को थोड़ा धीरे करके सुनिए, तमिल को थोड़ा धीरे करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस भाषा के मूल शब्द कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने तमिल और संस्कृत को अलग किया। फर्जी का बताया कि शिव जी के डमरू से 2 भाषाएं निकली, एक से संस्कृत एक से तमिल, इस तरह की बातें गढ़ी गई, जबकि हम सब एक भाषा परिवार के। तो भाषा परिवार अलग करने से क्या हुआ कि यूरोप वालों को इंडियन लीनियज मिलता है। हिटलर का जो दिमाग खराब किया था, ये जो आर्यन थ्योरी आई जो अब पूरी तरह से ध्वस्त की जा चुकी है, तो इन लोगों ने अपना लीनियज तलाशना शुरू किया कि यार हम आर्य हैं, आर्यंस महान थे, और क्योंकि उन्हीं का टेक्स्ट ही सर्वाइव किया था वेद पुराणों की अगर हम बात करें तो। फिर विलियम जोन्स मिलके, मैक्स मूलर मिलके, ये लोग जो है भारत में जो 2000 सालों में जो हुआ, जिसका किसी को अंदाजा नहीं क्योंकि जला दिया गया, जो हमारी एक कंटिन्यूस हिस्ट्री थी वो सब, तब इन्होंने सेमिनार बुलाते थे जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरह के, अपने ही लोग, जैसे जज साहब लोग करते हैं, जज साहब मिलके जजों को चुन लेते हैं, तो उसी तरह का सेमिनार होने लगा। और अजीत भाई ने रिसर्च किया
स्नेहा बहन ने जो है कहा कि अजीत भाई गजब का रिसर्च है, और रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं, अजीत भाई ने जो फलाने भाई के साथ बैठ के कॉफ़ी रूम में चर्चा की होगी वो रिसर्च कह के शोध करके आने लगा। तो आप देखेंगे कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उस इतिहास को लेकर, एनसीईआरटी का मूलतः इतिहास पढ़ाया जाता है, उस पर नीरज अत्री जयपुर में ही शायद काम करते हैं, उन्होंने 107 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए कि ये जो तुम लिख रहे हो कि ब्राह्मण जो है 5000 साल दलितों पे अत्याचार की, कहाँ से लिख रहे हो? ये 5000 साल का इतिहास कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसी पुराण में लिखा हुआ है कि दलित पे ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, कहाँ से आया? 107 आरटीआई के रिप्लाई में ये आया कि ये जेएनयू में लिखा गया, उनसे जाके पूछिए। और उनके पास किसी भी ऐसी चीज को कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए, तो पूछा कहाँ मंदिर बनवाए, कोई जवाब नहीं। ये मैं आजकल की आपको बात कर रहा हूँ, तब फिर नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें जो है क्लियर करने की बातें होंगी। तो मेरा मूलतः भूमिका यह है कि ये लोग और हम लोग भी उसी अर्बन नक्सल विचारधारा से एक तरह से प्रभावित हैं। जब तक ओपन नहीं हुआ, जब तक कोई राजीव मल्होत्रा जी ने ब्रेकिंग इंडिया नहीं लिखी, तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि ये हो क्या रहा था। हम कैसे, जिस सभ्यता ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा है, उस तरह से बड़े युद्ध, मतलब सिकंदर को पुरु ने हराया और यहाँ से जाते जाते सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब हरा के गया तो भाई ऐसा क्या हो गया कि उसकी मृत्यु हो जाती है? वो झेलम कैसे क्रॉस करता है और उसके बाद पुरु के हाथियों की सेना ने उसके साथ क्या किया, ये सब आज हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि पुरु गर्दन झुका के सिकंदर के सामने खड़ा था और बोला कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो बोलता है कि एक राजा के साथ जैसा सुलूक होना चाहिए वैसा। तो ये जो मिथ मेकिंग हुई है उसमें पूरी सभ्यता को डिमोरलाइज करने की चेष्टा की गई और सतत चेष्टा की गई है, और हम लोग डिमोरलाइज हुए हैं। अभी मैंने जज साहब से पूछा था प्रश्न कि अंग्रेजी 3% लोग बोलते हैं, वो घुमा के बोल के चले गए कि नहीं सब जगह यही समझा जाता है। भाई सब जगह समझा जाता तो 120 करोड़ लोग बोलते। तो ये जो सरांध है फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और यह आपको हमारे तरफ की महिलाओं में मिल जाएगा, बिहार यूपी की महिलाओं में। ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो माताएं अपने बच्चों से भोजपुरी, मैथिली, मगही में बात नहीं करती, वो जो अंग्रेजी में बात करती है बच्चों से। आप सोचिए, हाँ उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती, लेकिन वो अंग्रेजी में बात करना चाहती हैं। ये सोच कहाँ से आती है? ऐसा नहीं कि वो पर्पसफुली कर रही है, उसको लगता है कि यही एक तय रास्ता है जिस पर चलते हुए मेरे बच्चे का एक भविष्य है। तो ये अर्बन नक्सल्स की सबसे बड़ी जीत एक तरह से मान सकते हैं कि मानसिक गुलामी, वो डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रयोग बार बार होता है, तो उससे हम लोग अभी भी उबर नहीं पाए हैं। अब मैं वर्तमान की बात करूंगा कि इसी सत्र का जो टॉपिक है उसी का एक आधा हिस्सा है कि हम इनकी पहचान कैसे करें। पहचानना बहुत आसान है। आप अपने आसपास देखिए कि सरकार की आलोचना मैं भी करता हूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, और कई बार तो मुझे कहते हैं सपा से फंड मिलता है इसको। तो सरकार की मैं इतनी आलोचना करता हूं कि मैं मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ खड़ा दिखने लगता हूं कभी कभार। लेकिन आपको मेरे सरकार की आलोचना में राष्ट्र की आलोचना नहीं दिखती, अपने लीनिएज की आलोचना कभी नहीं दिखती। मेरी आलोचना जब भी नीतिगत है। और मोदी कैसे परफेक्ट हो जाएगा? कुछ लोग ऐसे हनुमान का अवतार उनको मानते हैं, जबकि हनुमान जी स्वयं अभी भी इस धरती पे है, तो उनका अवतार कैसे आ गया ये मुझे पता नहीं। तो जब वो परफेक्ट नहीं है, मतलब मैं कैसे मान लूं कि मोदी जी परफेक्ट हैं? किसान जो है हमला कर देते हैं लाल किले पे, और आप कहते हैं कि हमसे समझाने में गलती हो गई। क्या बकैती है? मतलब 303 सांसद बिल पास करता है और आपका वो एजेंडा है, बहुत लंबे समय से आप उस पर विचार कर रहे थे, और फिर आप एक हिंसक मॉब भीड़ के सामने झुक जाते हैं जो लाल किले पे जो है खालिस्तान का झंडा लगा देता, और ये फर्जी बातें कहते कि हम समझा नहीं पाए। कल को फिर 370 अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट 2 बार झाड़ेगा, बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए कश्मीरियों को। तो ये तो चलता नहीं रहेगा ना। इस पर हम और आप प्रश्न नहीं पूछेंगे
तो फिर तो एक आसमानी किताब को फॉलो करने वाले और मोदी के फॉलोअर में क्या अंतर रह जाएगा? कल को तुम मोदी के नाम पे हमको काटने लगोगे। फिर मोदी जी को कल्ट मत बनाइए। मोदी जी भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 90% अच्छा काम है। तो मेरी बात वही है कि ऐसे लोग उस तरफ भी हैं, वामपंथियों में भी हैं। तो जब हमारी मोदी घृणा राष्ट्र घृणा और हिंदू घृणा में परिवर्तित होने लगती है, वही आदमी अर्बन नक्सल है, जिसको अगर हमारा नदर्न कमांड का ऑफिसर इन कमांड जो है वो बोलते हैं कि हाँ राजनाथ सिंह ने बोला है कि भाई हम पीओके अगला हमें वापस लेना है, उस पर उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तैयार हैं। अब आप बताइए मुझे, कोई सैन्य अधिकारी कहेगा कि नहीं हम तैयार नहीं हैं? कोई कहेगा कि युद्ध के लिए कि हम तैयार नहीं हैं? ऐसी बकलोली तो नहीं करनी चाहिए सैन्य अधिकारी को। अब ये लिख के किसी ने ट्वीट किया और ऋचा चड्ढा ने कहा गलवान से इज हाय। ये है अर्बन नक्सल की पहचान, कि आप पाकिस्तानियों का वर्जन जल्दी बिलीव कर लेते हैं। आपको भारत की सेना का सेनाध्यक्ष याद होगा, एयर स्ट्राइक के समय पे हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने इंडिया गेट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था ये टुकड़ा है, ये सब एविडेंस है कि हम जो है ठोक के आए उधर से। उसको नहीं मानना है। और आपको क्या मानना है कि नहीं पाकिस्तान तो कर रहा है, वहाँ तो 2-4 पैरों की टहनियाँ टूटी थी। मतलब हमारा जो है जेट फाइटर जा रहा है, उससे 2-4 पैर की टहनी टूट रहे हैं उनके हिसाब से, और वो विश्वसनीय है उनके लिए। तो ऐसे लोग अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल वो है कि जुनैद जो है सीट के झगड़े में मारा जाता है और बताया जाता है कि नहीं वो बीफ खा रहा था इसलिए मार दिया उसको खींच करके, और उसको हम लोग मतलब हमें सुनाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है। हर बार अखलाक के साथ जुनैद का नाम लेगा, तबरेज का नाम लेगा। तबरेज मोटरसाइकिल चोर था कथित तौर पर, लीगली फंसना नहीं चाहता हूं, तो कथित तौर पर चोर था वो। और चोरों के साथ हम लोग की तरफ वही होता है जो तबरेज के साथ हुआ। उसको इतना मारते हैं लोग, मतलब मुझे आप लोग तो मनुहार वाले लोग हैं, पता नहीं आप लोग मनुहार करते होंगे, हमारे तरफ तो बहुत तोड़ते हैं। हमारे तरफ तो इतना मारते हैं कि बस सिर्फ उसकी सांस चलती रहे, उसके बाद फिर पुलिस को फोन जाता है कि भाई ले जाओ इसको। अब उसको जो है लेके बना दिया गया कि नहीं जय श्री राम बुलवा रहा था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये मुझे लगता है मई-जून 2019 की बात है। 2 महीने तक जय श्री राम को लेके खूब चला कि गुड़गांव में एक आदमी जा रहा है, उसका टोपी फेंक दिया, बोला जय श्री राम बोलो, झूठ निकला। फलाने जगह पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें मारपीट हो गया, तो जो हिंदू टीम था उसने बोला जय श्री राम बोलो, इसलिए मारपीट हुआ। एक भी बात जो जय श्री राम को लेके हुई थी 2019 में, वो 2 महीने में एक भी बात सत्य साबित नहीं, सब की सब फेक न्यूज, एक भी नहीं। लेकिन पूरा नैरेटिव चला कि नहीं भाई मतलब देश में डर का माहौल है। तो भारत के किसी भी सूचकांक में गिरने पर जिन्हें प्रसन्नता होती है, उन्नति करे भारत, मतलब जीडीपी ऊपर जाएगा तो कहेगा ओ जीडीपी खिलाओ गरीब को, इससे क्या गरीबों को रोटी मिलेगी। और जीडीपी नीचे जाएगी तो कहेगा बताइए जीडीपी नीचे जा रहा है, मोदी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो इस तरह के जो मतलब बेहतर शब्द नहीं है मेरे पास, दोगलेपन के साथ जो लोग जीते हैं वो है इस विचारधारा के समर्थक, वो लोग हैं अर्बन नक्सल, जिसे हमें पहचानना चाहिए। वैसे लोग अर्बन नक्सल हैं जो अपवादों को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करते हैं। देश में 20-22 करोड़ मुसलमान हैं और अपराधी हर धर्म में होगा, हर मजहब में होगा। जो सामाजिक अपराध है उसको जब आप मजहबी रंग देकर उतारते हैं और उस एक अपराध के होने पर आप उसको कहते हैं कि नहीं भारत में सारे मुसलमान के साथ यही हो रहा है। मतलब सोचिए कि जर्नलिस्ट ये लिख रहा है कि जर्नलिस्टों को लिखने नहीं दिया जा रहा है। फांसीवाद की जो बात करते हैं इनको आइडिया नहीं है फांसीवाद क्या होता है। मैं एक कंपनी में काम करता था 2016 में, चीनी कंपनी थी बाइट डांस, टिकटॉक जिसका ऐप है। तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए बोला कि आपको बीजिंग ही आके ज्वाइन करना पड़ेगा।
मैंने बहुत अवॉइड किया, क्योंकि मुझे हवाई जहाज़ पे डर लगता था। हमेशा फिल्मों में देखता था हवाई जहाज़ दिखा रहे फट ही जाना है, तो मुझे डर लगता था, मैंने बहुत अवॉइड किया। लेकिन बोला कि नहीं, वहीं आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। गया मैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने अपने विद्यार्थियों को हिंदी सीखने के लिए भारत में भेजा हुआ है, तो हिंदी जानते थे बहुत लोग। फिर शाम में बातचीत चल रही थी, तो एक लड़की गर्दन पे एक लंबा सा कटा हुआ था निशान। तो हमने ऐसे ही बात में पूछा कि क्या हो गया, कहाँ से कटा? तो उसने बताया कि उसने जिनपिंग के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा था, और ब्लॉग शाम में लिखा, सुबह में पुलिस आई, उसे उठाकर ले गए और चाकू से धीरे से, मतलब एपिडर्मिस थोड़ा सा चीरा, और उसको संदेश देना चाहते थे कि ये और भी गहरा जा सकता था, लेकिन हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। फांसीवाद वो होता है। फांसीवाद ये नहीं होता है कि आरफा खानम शेरवानी कह रही है कि देश में लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ भी लिख रही है और पता चला वाशिंगटन पोस्ट में भी लिख रही यही बात। ये फांसीवाद नहीं है। भारत में जो दंगों को लेजिटिमाइज करते हैं, ये एक बड़ा वामपंथियों में ये बहुत एक कला है, और वो रियाज किया है उन्होंने। सुबह सुबह उठ के पानी का गरगरा करके 4 बजे सुबह में सुसुम पानी जो होता है, ल्यूकवार्म वाटर, और उसके बाद ये इस परफेक्शन पे वो लोग पहुँचे हैं कि वो बोलते हैं कि देखिए अजीत जी, हिंसा जो होती है वो केवल मतलब छुरा मारना हिंसा नहीं है, गरीबी भी एक हिंसा है जो स्टेट परपिट्रेट करता है लोगों पर। हर चीज में हिंसा को वो लोग ले आएंगे कि आप तेजी से बोल रहे हैं ना, मतलब मुसलमान बम बांध के क्यों फट गया किसी बाजार में, तो तारे भाई साहब उसके ऊपर जो निर्दयता हुई, जो योजना उस तक नहीं पहुंचाई मोदी ने, तो उसी से निराश हो गया। उस निराशा, वो जो हिंसा है, that kind of violence, the violence perpetrated by the state onto its own citizens, और तब उसको मजबूर कर दिया उस इंसान ने कि वो हथियार उठा ले। भारत में भाई साहब 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग या तो गरीब हैं या बहुत गरीब हैं, तो उतने लोग अगर बम बांध के फट ले, जनसंख्या की प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही सुलझ जाएगी। तो फटते तो नहीं है, और एक ही मजहब के लोग क्यों मतलब इस हिंसा से ग्रस्त हैं जो स्टेट कर रहा है। तो ये जो रोमांटिसाइजेशन ऑफ वायलेंस है कि अगर जो मतलब दोनों ही स्थिति में हम ही जीतेंगे। हमारे ऊपर कहीं अपवाद स्वरूप कुछ हो गया तो भी भैया गलती हिंदुओं की है, और हिंदुओं को तुमने बम बांध के उड़ा दिया तो भी गलती हिंदुओं की है, क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो, तुम अल्पसंख्यकों का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे। तो ये सारे कुछ बिंदु हैं जो पहचान बिंदु हैं अर्बन नक्सल्स को आइडेंटिफाई करने के। अब देखिए कि इसके बाद आता है कि हमारी जो सरकार है या जिस विचारधारा के साथ हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत संघ के भी लोग बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य देखिए कि हमारी सरकार को भी इन्हीं वामपंथियों से स्वीकार्यता चाहिए होती है। ये अपना इंटरव्यू किसी प्रो राइट विंग को या नॉन लेफ्ट वाले को देना पसंद नहीं करते। इनको भी हिंदू में ही छपना है, इनको द इंडियन एक्सप्रेस में ही छपना है, इनको इनकी भी लालसा रहती है कि हम एनडीटीवी में मेरा एक बार इंटरव्यू हो जाए। इस कारण क्या हुआ कि जो फुट सोल्जर्स हैं उनका मनोबल टूटता है। मुझसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं आपने ऑप इंडिया क्यों छोड़ा। 2020 के फरवरी की बात है, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। बंगाल में जितने ये लोग 135 कार्यकर्ता जो मरे थे भाजपा के और संघ के, उसके लिए मैंने सोचा कि भाई संघ के लोग मरे हैं तो संघ के पास लिस्ट होगी कोई बंगाल में 135 लोगों की। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिंग किया, उन्होंने बोला कि नहीं है। फिर भाजपा वालों को रिंग किया, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। लिस्ट मतलब कितने लोग, क्या क्या नाम है, मुझे मिलना है, उनको जाके इंटरव्यू करना है उनके परिजनों का। तो फिर मैंने 15 लोगों का नाम अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके जुटाया, बंगाल गया और ऐसी ऐसी जगहों से गया जहां मैं इंटरव्यू करके आ रहा था अपने क्रू के साथ। और
एक वीर बहादुर सिंह करके था बंदा, उसके पीठ पे मारा था। 1 शॉटर बुलेट होता है इतना मोटा, अगर क्लोज रेंज से मारे तो मृत्यु निश्चित है। और उसको देखे भगवान हनुमान जी का, राम जी का भक्त था, पीठ से मारा, छाती के बगल से मतलब हृदय के बगल से और दोनों फेफड़ों के बीच से गोली निकल गई, बच गया। उसी के साथ आ रहे थे। तो जब जा रहे थे तो एकदम मुसलमानों का इलाका है, 95-98% मुस्लिम लोग रहते हैं। पीछे से बोल रहा है कि इस बार बच गए, अगली बार मारेंगे। जब मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की, ऐसे लोगों से मिला, एक चंदन था 16-17 साल का, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसका गर्दन काट के रैंडम आदमी ने एक ट्रेन पे रख दिया, कलाई काट के अगले ट्रेन पे रख दी, बॉडी कहीं और फेंक दिया, पहचान नहीं हो पाए। ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ। मैंने उन सब से पूछा, मतलब उनके घर वालों से, कि किसी ने कोई आपकी सहायता की, आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता दी हो, नैतिक रूप से कुछ उस तरह से दिया हो आपको? दुर्भाग्य से उत्तर था नहीं। फिर उसके कुछ समय बाद फिर मतलब मेरा मोह भंग हो गया कि मैं ऑफ इंडिया में जो काम कर रहा हूँ, चूँकि मेरा एक बॉस था, उसको कहीं से फंड आ रही होगी, तो एक लाइन लेके आपको चलना पड़ता है कि आप किस तरह की रिपोर्टिंग करें। आप अपने मन से, अब जैसे मोदी जी की कई पॉलिसीज से मतलब मेरा विरोध था, फिर भी मैं उस पर, चूँकि मैंने साइन किया है भाई कि आप जो बोलेंगे मैं उस तरह से चलूँगा, तो मैं नहीं कर पाता था। फिर जब मैंने देखा कि यार कार्यकर्ता मर रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो जर्नलिस्ट तो कुत्तों की तरह मारे जाते हैं भाई, तो मैं क्यों मतलब तुम्हें बिना काम का डिफेंड करता रहूं। मोह भंग हो गया और मैं वापस आ गया। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने अपना डू पॉलिटिक्स शुरू किया। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं सपा वालों से फंडिंग मिल ही रही है मुझे। तो जो स्वीकारिता की मैं बात कर रहा था कि रूथलेस नहीं हो पाते भाजपा वाले या हमारी विचारधारा के लोग जो हैं, वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं कि श्रद्धा ने घर छोड़ दिया था, उसके माँ बाप ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। ये होता है पावर ऑफ नैरेटिव। और हम लोग 35 टुकड़े देखने के बाद भी माहौल नहीं बना पाते कि भाई यहाँ पे वास्तव में पीड़ित हिंदू है, हिंदू समाज है। लव जिहाद पे पूरा एक पैटर्न है, कैसे होता है, कई वीडियो में बोल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उस तरह से मतलब एक्सपैंड नहीं करूँगा। लेकिन उस पर आप चर्चा कीजिए तो बवाल होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा, बोल देगा कि लगाओ इस पर पता नहीं 298(1), इसी तरह का समाज में वैमनस्य फैला रहा है ये लोग। सरकार जो है कई बार, अभी कुछ समय पहले मतलब प्रश्न पूछ रहे थे लोग कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रेस जब फैलाती है सरकार क्या करती है। पठानकोट में जो हुआ था उस वक्त जो रिपोर्टिंग थी, और पठानकोट में जो हुआ था उसकी रिपोर्टिंग जिस तरह से हुई थी, सरकार ने उस पर 1 दिन का बैन लगाया था, लेकिन सरकार उसको इन्फोर्स नहीं करवा पाई। क्यों? क्योंकि कांख वाँख में पानी वानी मार के पहुंच गए प्रेस फ्रीडम के ये प्रेस क्लब में लोग, और उससे हो गया कि नहीं भारत में तो प्रेस फ्रीडम एकदम खतरे में आ गया है, पसीना हमारा निकल रहा है, देखो भाई। तो जब इस तरह से आप चलेंगे, जब आप संदेश देना नहीं जानते, संदेश वो देख रहे कैसे देते हैं। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसको तो अबेंडन किया सरकार ने, मतलब पार्टी ने, सरकार ने भी किया। 57 देशों ने आपसे बुलवा लिया, आपके डोभाल जी से बुलवा लिया गया। उसके बाद कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में, ऐसा नहीं था उसने मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया होगा, उसके लिए गर्दन काटी। फिर एक की गर्दन इसलिए काटी कि उसने कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे का सपोर्ट किया था। तो आप देखिए कि रैंडमनेस ऑफ वायलेंस कितना रैंडम है कि कोई भी किसी का मतलब जिसका सपोर्ट किया उसका सपोर्ट किया, उसका जो सपोर्ट किया उसकी भी गर्दन उतार दी जा रही है। प्रश्नोत्तर का
समय जो है प्रारंभ हो गया है, तो मैं 5 मिनट और लूँगा। नॉर्मली मैं ऐसे विषयों पे कम से कम 50 मिनट बोलता हूँ, तो मेरी आदत है भावनाओं में थोड़ा बह जाता हूँ वामपंथनों के बारे में। खैर, तो अंतिम लक्ष्य इनका है गृहयुद्ध, और गृहयुद्ध मतलब हर स्ट्रीट पे इनको चाहिए मार काट, रक्त बहाना इनको हर स्ट्रीट पे। और उनके लिए इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट आपको दिखा दिया दिल्ली में कि सीए पे किस तरह से चालू हुआ और वो जाके शाहीन बाग में परिणत होता है, फिर 53 लोगों की लाश गिरती है। तो उनका पायलट प्रोजेक्ट था, उस पर वो सफल हो गए। किसान आंदोलन में भी उन्होंने 1 साल दिखाया कि हम हाईवेज को ब्लॉक कर सकते हैं। शर्जील इमाम का स्टेटमेंट याद होगा कि चिकन नेक जो है नॉर्थ ईस्ट हमारा, उसको अगर हम काट दें और 400 शहरों के मुसलमान जो है एक साथ चक्का जाम कर दें, तो ये सब उनके प्लान में था। फिर आपने विजन 2047 डॉक्यूमेंट ये भी देखा ही होगा। अब तो पीएफआई बैन हो गई, अब सीएफआई के नाम से हो सकता है आएगी, क्योंकि हमारी सरकार यही करती ही है, सीमी बैन करो, पीएफआई बने, उसको झेलते रहो। फिर तो वो तो सतत इनका चलता रहेगा। वामपंथियों ने इस्लामिस्ट जिहादी को फुट सोल्जर्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि वामपंथियों के पास अपना काडर है नहीं। वामपंथी अब आप देखिए हर देश से जा चुके हैं, और भारत में भी जहाँ जहाँ इनका फुट होल्ड था वहाँ से भी ये लगभग, एक केरल में बचा हुआ, त्रिपुरा में था, वहाँ से निकाल ही दिया इनको। तो इनको चाहिए कि हम तुमको कवरिंग फायर देंगे, तुम काटो, मारो, फोड़ो, फट जाओ, हम तुम्हें कवर फायर देंगे, हम बताएंगे कि विक्टिम असली ये है, और तुम हमारी आइडियोलॉजी के साथ होकर, और तुम्हारी भी कमोबेश उसी तरह की हमारा है, भारत का डिसइंटीग्रेशन, तुम्हारा गजवाए हिंद है, तो दोनों का पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो उसको ये फुट सोल्जर्स की तरह प्रयोग में लाते हुए ये भारत में गृहयुद्ध की स्थिति बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, और 4 बिंदु हैं, धराधर बोल दूंगा। कि पहला है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि सबके हाथ में फ़ोन है, और फ़ोन पे आप हर तरह का इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं, तो जनता जब नकारने लगेगी इनको, तब ये पहला स्टेज है कि जनता पहले नकारना आरंभ करे कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और जनता स्वयं ही काउंटर करने लगे, जो ट्विटर पे आपको होता दिखता है, फेसबुक पे होता दिखता है। और उसके बाद उनको लगे कि नहीं, हमारी पोजीशन खतरे में है, मतलब वैचारिक तौर पर। इसके बाद फिर जनता में एक अवेयरनेस आनी चाहिए, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं हमारी इतिहास के, मतलब वर्तमान के भी, अगर आप 80s 90s को मानना चाहें उस तरह से, तो कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिल्म मेकिंग की दृष्टि से औसत फिल्म है वो, लेकिन कंटेंट उसका माइंड ब्लोइंग है। लग रहा है डायरेक्टर ने कैमरा खाली रख दिया है, और कंटेंट उसका इतना पावरफुल है कि डायरेक्टर का डायरेक्शन शून्य हो, फिर भी लोगों ने स्पॉन्सर किया सिनेमा हॉल, और 50-100 स्क्रीन से आरंभ हो के वो, मतलब इस साल की सबसे बड़ी फिल्म एक तरह से मॉनेटरी, अगर फिनेंशियल बात करें तो उसमें होके आती है। उसी तरह अन्य चीज़ें हुई हैं। आप देखिए ना कैसे ये लोग मजबूर हो रहे हैं कि रूमी के ऊपर फिल्म बना रहे थे, इनको ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ गया। वो कर तो टट्टी दी उसमें उन्होंने, वो बात अलग है, लेकिन इनको पता चल गया है कि आर्थिक क्षति क्या होती है। आदि पुरुष का हाल देख लिया, लाल सिंह चड्ढा का देख लिया। आदि पुरुष वाले अब 6 महीने का टाइम लेके दोबारा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसमें मुल्ला हनुमान कैसे राम भक्त हनुमान बनेगा ये देखना है मुझे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बताती है कि अगर हम उन्हें मोनेटरली, फिनेंशियली हिट करें, या हम इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठा मतलब ये नहीं कि वैचारिक रूप से अगर हम एक सुर में गाने लगे, तब फिर इनका हम ऑर्केस्ट्रा बजा सकते हैं, अच्छे से बजा सकते हैं। जागरूकता से जनशक्ति आती है, ज़्यादा लोगों को पता चलता है। अब मेरे किसान पापा भी, पिताजी जो गांव में बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि कश्मीर में क्या हुआ था। या जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि क्या नैरेटिव बन रहा है कि चोर को पीटा तो उसको बता दिया जाए जय श्री राम के कारण पीटा, अब कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये भी एक स्टेज है,
अवेयरनेस का, जिसके कारण आम जनता जो अभी तक टीवी से बाबा का प्रवचन की तरह जो है जर्नलिस्टों के प्राइम टाइम डिबेट सुनती थी, अब वो पार्टिसिपेट करने लगी है। अब वो क्वेश्चन करते हैं, उसका चुनाव है कि हम टीवी पे नहीं, हम यूट्यूब पे देखेंगे, हमको जो देखना है। कॉलेज से लेकर वृहद समाज तक ज्यों ही आप जगने लगेंगे, ये लोग स्वतः कमज़ोर होने लगेंगे और तब इनकी बिलबिलाहट बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसी अब है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस डाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव सरकार कैसे कर सकते, कल को ये बोल देंगे कि भाजपा वालों ने अपना प्रधानमंत्री कैसे चुन लिया। इसी एब्सर्डिटी पे ये लोग पहुंचने वाले हैं और उन्हें अपनी मूर्खता में कोई लज्जा भी नहीं है, एक पैसा शर्मिंदगी नहीं है कि किसने मारा, चाकू हाथ में है, वो बोल रहा है कि मैंने मारा, लेकिन बोले नहीं हम तुमको बचाएंगे। आई स्टैंड विथ ऋचा चड्ढा कैसे ट्रेंड कर सकता है इस देश में? गलवान पे तुम मॉक कर रही हो आर्मी को, और खुद ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली, लेकिन आरजे सामा कहना नहीं आई स्टैंड विथ यू ऋचा। वो बोल रहे हम बैठ गए, भाई तुम हमारे साथ क्या खड़ी हो। हमें इनको उसी स्तर पे लाना है, हमें उनको वहां तक झुकाना है कि ये झुकते झुकते इनकी रीढ़ के एक एक कशेरुक जो है ना फट फट के बाहर निकलने लगे, तब जाकर जो है संभव होगा कि हम इस नैरेटिव वॉरफेयर में लेवल प्लेइंग फील्ड पर आएंगे। जीतेंगे नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएंगे। और उसके बाद उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है झूठ, हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना है, हमें जो सच हो रहा है वो खाली दिखाना है, उस पर बात करनी है और हम फिर उनके अंत का आरंभ कर देंगे। धन्यवाद। आपके अभिवादन की शुरुआत सोशल मीडिया पर अक्सर जैसे आपका अभिवादन होता है उससे करूंगी। प्रातः स्मरणीय अजीत ब्रो आज हमारे साथ मध्याह्न में उपस्थित हैं। हमारे लिए ये न सिर्फ गर्व का विषय है, हमें बहुत अच्छी जानकारी सुनने को मिली, बहुत गौरवान्वित हैं हम आपके साथ इस वक्त यहाँ खड़े होके। प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे थे अजीत जी, लेकिन आपने जो कुछ बातें बोली है उन्हीं में से एक दो प्रश्न शुरुआत करते हैं, फिर ऑडियंस से प्रश्न ले लेंगे। आपने अभी ऋचा चड्ढा की बात करी, हाय, उनके साथ आपने ये भी बताया कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है नई आइडियोलॉजी है, बहुत पुरानी सभ्यता नहीं है। जबकि हम बात करें तो भारत सदियों सदियों पुरानी एक व्यवस्था है। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो प्रतिष्ठा है, वो वेदों से, पुराणों से भी पुरातन और प्राचीन है। बहुत आए, बहुत गए, बहुतों ने हमको तोड़ने की कोशिश करी, हम टूट नहीं पाए। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी यही कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हमें टूट पाए। इनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि एक लेवल पर आके ये लोग हर जगह टूटते रहते हैं। जैसे कि अजीत जी ने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रोमानिया में, रशिया में ये लोग काफ़ी प्रेवलेंट थे, अब नहीं है। अब कुछ चंद जगहों पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी प्रेवलेंट है, जैसे कि चीन समझ लीजिए, नॉर्थ कोरिया समझ लीजिए, केरला जैसे कि अजीत जी ने बताया, और भारतीय मीडिया। तो ये भारतीय मीडिया का जो रोल आप यहाँ लेफ्टिस्ट को बढ़ाने में समझ रहे हैं। एंड प्लस यहाँ साइड बाय साइड में एक और क्वेश्चन आपको, जो क्योंकि मैं ये डे टू डे लाइफ में फेस करती हूँ, मैं कुछ रिसर्च करती हूँ गूगल में, तो मुझे द प्रिंट, द वायर, ये सब प्रथम पृष्ठ पर नजर आते हैं। जब मैं ऑप इंडिया या डू पॉलिटिक्स देखूंगी तो वो मुझे बहुत कहीं दूर नजर आते हैं। मीडिया जो है एक तरह से मेन स्टे है जो नैरेटिव वॉरफेयर में ये लोग यूज करते हैं। और आप देखेंगे कि क्विंट हो, वायर हो, स्क्रॉल हो, इन सब की रीडरशिप जब मैं ऑप इंडिया में था, ऑप इंडिया से कम थी।
वायर जो है प्रति महीने मतलब छाती ठोक के बोलता है हमें 35 लाख रुपया चाहिए रन करने के लिए, और उसको मिल भी जाते हैं। ये सब कोई भी मीडिया लाभ की स्थिति में नहीं है, ये कोई भी प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इसे प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखते हैं। जॉर्ज सोरोस टाइप का आदमी बोला हम 1 बिलियन का फंड दे रहे हैं, तुम लोग को जो करना है करो, वो उसको एक आइडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। और जब आप उस तरह की फंडिंग नहीं करेंगे, सर्च रैंकिंग में ऊपर आने के लिए आपको एक टीम चाहिए। और मैं ऑफ इंडिया में था तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास 3 साल पुराना फ़ोन था जो 4 साल पुराना हो गया जब मैंने छोड़ा, और मैंने अपनी पत्नी को दे दिया इस्तेमाल करने के लिए। 800 वीडियो उस फ़ोन से मैंने शूट किए, एडिट किया अपने आप से। मतलब मेरे पास स्टाफ नहीं था कि मैं एडिटर रखूं और उससे एडिट करवाऊं। एक ये मैं एडिटर इन चीफ हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, एंड आई डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग स्टाफ ऑफ सम से 50,000 bucks पर मंथ। एडिटर नहीं रख सकते, क्यों? बजटरी कॉन्स्टेंट्स हैं। हम करते रहे, हम उस तरह से जूझ रहे हैं। और आपके पास आप जाएंगे ना, अभी ट्विटर से निकाल दिया ना लोगों को, ट्विटर से इतने लोगों को निकाल दिया, ट्विटर क्रैश नहीं कर गया ना। ओवर स्टफिंग थी, पैसा आ रहा है किसी का, पैसा जा रहा है कहीं पे, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। $400 का लंच ले रहे हैं लोग, इस टाइप का चल रहा था। तो आप वहां पे देखेंगे ना कि 3 लोग चाहिए तो 5 की भर्ती करते हैं। तो वो सर्च रैंकिंग को भी जानते हैं कैसे बूस्ट करना है। फिर उनके अंदर में अपने रिलेशंस होते हैं, उसे वो पुश करते हैं। वो आपके पेजेज को लगातार मास रिपोर्टिंग, तो एक उनका पूरा एक जंजाल बना हुआ है जिससे वो स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं कि अभी इसको गिराओ, अभी उसको गिराओ, इस तरह से। इसीलिए आपको हर तरफ से वैचारिक लेवल पे तो वो कर ही रहे हैं उनको जो करना है, लेकिन जो दूसरे का विचार है वो फैले भी नहीं, ये भी वो सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा वीडियो डिमोनेटाइज कर देंगे, तुम्हारा वीडियो जो है लिमिटेड कर दिया जाएगा कि रिकमेंडेशन में नहीं दिखेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको दिखेगा कि एक एक दौर आता है। जुबैर जेल गया, मैंने वीडियो बनाया, साधारण सी बात है कि एक अपराधी जेल गया, जो भी है एक्यूज, जुबैर शब्द लिखते ही यूट्यूब ने उसको डिमोनेटाइज कर दिया। इसी तरह आफ्ताब वाला केस, आफ्ताब श्रद्धा आप लिखेंगे थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा, क्योंकि उसकी टीम बैठकर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है कि इन कीवर्ड्स को हमें आगे नहीं जाने देना है। अब श्रद्धा वाले या आफ्ताब वाले या कोई भी इस तरह का मामला आएगा जुबैर वाला, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 दिन से 2 दिन। आप रिक्वेस्ट करेंगे, रिव्यू में वो 7 दिन लेते हैं। 7 दिन के बाद कहेंगे ना ठीक है आपका कंटेंट ग्रीन कर दिया हमने, मतलब ये डिमोनेटाइज नहीं है, अब आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो जितना आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी थी एड्स के माध्यम से, वो पहले 2 दिन में थी, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमने अपने मिस्टेक को सही भी कर लिया। तो इस तरह से चलता है कि आप अपने विचारों का अधिक प्रचार और दूसरे के विचार जो उसको सप्रेस करना, तो दोनों तरफ से मतलब डबल वैमी एक तरह से कह सकते हैं हमारे साथ होता है। एक होकर काम करते हैं ये लोग। मेरे पास वायर का एक ट्वीट है, मैं पढ़ना चाहूँगी किस तरह से ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं। वायर लिखते हैं, व्हेन महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल, Arabs joined in the defense of the temple and died to protect it. The fact that Somnath was a Hindu temple did not matter to them. ये लोग भूल गए कि जिस तैमूर ने मीनारें खड़ी करी थी, ये लोग भूल गए कि जहाँ पे आपको इनाम दिया जाता था कि जितने हिंदुओं को काटा जाएगा उतना आपका ओहदा बढ़ेगा, ये सब कुछ भुलाकर बेशर्मी से, जैसे कि अजीत जी ने बोला, ये कह रहे हैं कि हिंदूज टेम्पल्स को उन्होंने बचाने में मदद करी है। ये सिद्धार्थ वरदराजन है और ये एस वरदराजन जो वायर के फाउंडर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये वही हैं जिन्होंने उस टेररिस्ट के मर्सी पेटिशन डाली थी कि उसे फांसी नहीं दिया जाए।
इतना सब कुछ खुला होने के बावजूद भी अजीत जी क्या चीज़ है? अभी बरखा दत्त, कल 26/11 की एनिवर्सरी थी, बरखा दत्त के बारे में सबको पता है कि कैसे उसने करगिल वॉर में दुश्मनों की मदद करी, कैसे 26/11 में एक जासूस की तरह उन्होंने काम किया, वीडियोस सामने हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि अभी तक वो जेल के भीतर नहीं है? उसको तो पद्मश्री मिल गया है उसके एफर्ट्स के लिए। बिल्कुल। तो जेल में वही है ना कि जब आप एक पठानकोट में यही हुआ कि बोला गया था 26/11 के बाद ही सरकार का एक डायरेक्टिव आया था कि कोई भी मीडिया किसी भी लाइव ऑपरेशन की रिपोर्टिंग नहीं करेगी। सीधा आपके पास जो ऑफिशियल वर्ड्स आते हैं, यू विल रिपोर्ट ओनली दैट। पठानकोट में जो हुआ उसमें फिर एनडीटीवी वाले बता रहे थे कि अब ये दाहिनी तरफ जा रहे हैं, जहां हमारे एम्युनिशंस का डिपो है, उधर हमारा हैंगर है हमारे जेट विमानों का। उसके बाद एक दिन का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा और वो भी इन्फोर्स नहीं करवा पाए। तो जब आप एक चैनल को एक दिन के लिए अपॉलॉजी मांगने तक को आप विवश नहीं कर सकते, वो भी अपने ही बनाए कानून से, तो बरखा दत्त को आप जेल में कैसे डाल दोगे? बरखा दत्त छोड़ो, प्रशांत कनौजिया टाइप का आदमी, हु इज ए नोबडी। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पे ये सब खुले घूम रहे हैं। गौतम नवलखा वरवरा राव तो चलो 80-80 साल के, कुछ तो अनुभव है बम फोड़ने का, बनाने का, जो भी है। कनौजिया का क्या अनुभव है? कनौजिया जैसों का तो उस पर पुलिस एक्शन नहीं ले पाती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो है खड़े हो जाते हैं। तो ये सब संभव नहीं है। और वरदराजन तो यूएस सिटीजन है, सिद्धार्थ वरदराजन यूएस सिटीजन है, और वो इंडिया को ज्ञान देता है कि इंडिया में क्या है नहीं है इस तरह से। तो इन एंटिटीज को अभी जब से मोदी सरकार ने 20-25 हज़ार एनजीओ का लाइसेंस रद्द करवाया, एमनेस्टी वालों को जूता मार के यहाँ से निकाला है, तब से इनकी फंडिंग पे जो क्रंच आया ना, तो और ये बिलबिलाए हुए हैं। तो ये अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके जो है, जिसको मतलब सोचो, राहुल गांधी जिसको फ्यूचर दिख रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है भाई? राहुल गांधी में उसकी मां को फ्यूचर नहीं दिख पाता होगा, और उसमें रवीश कुमार को फ्यूचर दिख जाता है, उसमें वरदराजन को फ्यूचर दिख जाता है। मतलब माइंड बॉगलिंग बात है ये। किसी को राहुल गांधी कर क्या रहा है इतने दिनों से? 2019 में याद होगा लॉन्च हो रहे हैं, वो अपना बाप बनना चाह रहा था, मतलब बाप इन द सेंस बाल वाल राजीव गांधी टाइप कर्ल करके मुंह पे सरसों का तेल लगा के आ गया कि वो गरीब टाइप का दिखे। जब मन करता है जनेऊ बांध लेता है, जब मन करता है ओम जो है उल्टा आरती दिखा रहा है। आरती ऐसे नहीं दिखाया, यही बात है। उसने अपने आप को आरती नहीं दिखाई, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों में भी फ्यूचर दिखता है और उसको एक्चुअल में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो लोग। तो वही है कि जब उधर बाइडेन बन के आ सकता है उस स्थिति में प्रेसिडेंट, राहुल गांधी भी कभी तो आ ही जाएगा। नहीं तो उसके बेटे का नाम राहुल गांधी रख देंगे, और क्या। फिलहाल तो रेहान वाड्रा जरूर तैयार हो रहे हैं, राहुल गांधी के पुत्र तो पता नहीं कब तक आएंगे। आ चुके होंगे, हमें पता नहीं है। ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो तब तक मैं एक सवाल ले लेती हूँ जी। हाँ, एग्जैक्टली मैं जहां जहां गया हूं ना, कार्यकर्ता मुझे कहते हैं आप मोदी जी के एकदम सही लेते हैं अजीत जी, ये बोलते हैं। इनफैक्ट मैं मिनिस्टर्स के ओएसडी तक ने मुझसे ये बात बोली है कि आप जो बोलते हैं पार्टी के बारे में सही बोलते हैं। तो कार्यकर्ता लेवल पे तो सब सॉर्टेड हैं, और मैं बता रहा हूं कि संघ से ज्यादा डेडिकेटेड कार्यकर्ता मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा है। मतलब ये जिस व्यक्ति की मैंने बात आपको बताई, जिसके छाती में गोली लगी थी, उसके मन में संघ या राष्ट्र या किसी के खिलाफ कोई नकारात्मकता नहीं थी। वो बोला कि नहीं, ये तो हम तो सेल्फलेस हैं, हम तो निस्वार्थ भाव से, हम तो जानते थे कि एक दिन मर जाना है हमें। मुझे आश्चर्य होता है
कि इस तरह का मोटिवेशन, और वो भी मैं, ठीक है मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, सैनिक स्कूल से, तो मैं जानता हूँ कि उस सिस्टम में किस तरह से कंडीशनिंग होती है और हम कैसे हर बात को बिलीव करते हैं। लेकिन संघ वालों की उस तरह से नहीं होती अपब्रिंगिंग, वो प्योर सेल्फ मोटिवेशन से वो काम करते हैं वो लोग, और वो एकदम सही में माइंड बॉगलिंग है। तो उनके अधिकारियों से मिला, उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूं, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो सच्चे हृदय से, मतलब उनके लिए पूरे भारत को आभारी होना चाहिए। जी नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि अगर हम देखें तो मीडिया हाउस में या हमारा जो इनबिल्ट सेशन है या हमारे जो वैचारिक संगठन या कार्यकर्ता हैं, यह नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, हिंदू जो है दब रहा है, हिंदू बोल नहीं रहा है, हिंदू बात नहीं कर रहा है, अपनी बात प्रखुरता से रख नहीं पा रहा है, इन सारे इश्यूज़ को तो हम खूब उठाते हैं और सभी मंचों पे ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन हिंदू ने जो उठाया है, हिंदू ने जो किया है, अगर उसको भी थोड़ा प्रमोट करें तो मीडिया हाउस में, या क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत सारे युवा और ऐसे ऐसे विषयों पे अपने कंटेंट्स जनरेट करते हैं, ऐसे ऐसे विषयों पे अपने वीडियो बनाते हैं जो केवल और केवल मजाक के लिए या फुहड़पन के लिए ही होता है, लेकिन उनके जो रीच है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि इससे हम थोड़ा सा हमारा जो नैरेटिव सेट हो रखा है उसको बदलने में हमें रास्ता मिले? मैं समझ गया सर, इन युवाओं को कैसे क्या किया जाए? मैं समझ गया आपकी बात। आपने एक जो नकारात्मकता की बात की कि उस पर ज़्यादा चर्चा होती है। देखिए, सरकार का काम है सड़क बनवाना, तो सड़क बनवाएगी तो हम ताली नहीं पीटेंगे। वो मैनिफेस्टो में लिख के आई थी कि हम सड़क बनवाएंगे। सड़क खुदा रहेगा तो हम बोलेंगे खुदा हुआ क्यों है, तुमने तो प्रॉमिस किया था। तो जो आपसे एक्सपेक्टेड है उस पर हम क्यों बात करें? राम मंदिर बनवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी पूरी पार्टी उसी कारण खड़ी हुई है, तुमने बना लिया, उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हो तुम मथुरा और काशी लो, तब जाकर क्रेडिट देंगे हम। तुम हमारे 30,000 मंदिर जो हैं जिसे तोड़ के बनाएगा, बेनी माधव मंदिर, आप घाट पे जाइए काशी विश्वनाथ में, गंगा जी में दिखता है पूरा गुंबद, मतलब क्या बोलो, गुंबद रख दिया, और बनाना भी क्या आता है, घटिया सा गुंबद ही तो बनाते हैं ये लोग, वो रख दिया और इतना भद्दा दिखता है। वो जो दिख रहा है उसको तो हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तुमने 2 लॉ जो बने 1991 में, उस पर तुमको इतना साल लग गया पावर में आने के बाद, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करने में। तुम्हारे पास सांसद नहीं है क्या? चर्चा तो करो। तुम्हारा कोई नेता नहीं बोलना चाहता है। विष्णु शंकर जैन अलग लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे, अलग अलग वकील लोग जो हैं वो अपने लेवल पे, ठीक है उनको वैचारिक रहता है कि आप उठाए, लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको वाला बैठ जाओ, हम लोग भाजपा का अपना प्लान है, हम उससे चलेंगे, इस तरह से। अब नकारात्मकता वाली बात देखिए, जब तक आप फियर क्रिएट नहीं करेंगे कि तुम्हारा घर जल रहा है, श्रद्धा हमारी भी बहन हो सकती है, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं खटकेगा ना, आप अपनी बहनों बेटियों को उस तरह से परवरिश देना आरंभ नहीं करेंगे, उसको समझाना शुरू नहीं करेंगे। आपको लगता है श्रद्धा मर गई, सविता मर गई, सावित्री सूटकेस में चली गई, मेरी बेटी तो ठीक है। तो अगर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि सरकार क्यों नहीं बना रही है कानून, ये नकारात्मकता नहीं है, ये अवेयरनेस का एक प्रोसेस है कि जब तक आप जो एक्चुअल में भय हमारे घर के बगल में है वो नहीं समझाएंगे, तब तक लोग जगते नहीं हैं। इसीलिए नेगेटिव रिपोर्टिंग बहुत आवश्यक होती है। अगला प्रश्न। जय श्री राम सर, मेरा नाम प्रफुल्ल अम्बेडकर। मैं आपको ऐसे पूछ रहा था कि अभी तो हाल ही में जो भी घटनाएं हिंदू धर्म के पक्ष में जो करी है, तो वो आजकल के युवा ऐसे बोल नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं कि हमारे को क्या करना है, ये तो उनके ऊपर गलत हो रहा है, हमारे को क्या करना है। तो कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो भी बातों को उजागर करते हैं, तो वो भी मतलब जो भी ऐसे युवा नहीं सोच रहे, तो वो ऐसे छोड़ देते हैं कि हमारे को क्या करना है, उसके ऊपर हो रहा है, क्या पता हमारे आजकल हमारे हो गया तो हमारे को भी ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या? उसमें सोचना चाहिए। आप खुद ही जवाब अपना दे रहे हैं कि सबके पास, देखिए
ये भी बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है कि हर आदमी चिंतित नहीं है, दूसरे का क्या होगा, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं काम, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हर जगह, अभी जयपुर डायलॉग्स हुआ था, कहीं पे कुछ हुआ, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। यूट्यूब पे लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को टारगेट करते हुए, ये जागरूकता का ही तो एक प्रोसेस है कि मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोग केयर नहीं कर रहे। हाँ, लोग में वही है कि वो जो जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें एक न्यूज को लेकर प्रॉक्सिमिटी की बात होती है कि आपसे समाचार कितने निकट है। तो जितनी निकटता, मतलब फिजिकल डिस्टेंस होती है किसी भी खबर की, उतना ही अधिक प्रभाव आपके ऊपर उसका पड़ता है। घर में हो जाए सब ज़्यादा चिंतित होंगे, गांव में होगा थोड़ा कम होंगे, ज़िले में होगा आप केयर नहीं करेंगे, दूसरे राज्य में होगा तो आप पढ़ेंगे भी नहीं, दूसरे देश में हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक प्रोसेस है। आप कुछ पूछ रहे थे। आपने अभी अर्बन नक्सल्स और कैसे इस्लामिस्ट जिहादिस्ट लोगों का कनेक्शन होता है, कैसे वो उनको एज अ फुट सोल्जर यूज़ करते हैं, वो एक्सप्लेन किया था। इसी में मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं, उनका अर्बन नक्सल से किस तरह से रिलेशन है? क्या हम उन्हें मास्टरमाइंड बिहाइंड दीज अर्बन नक्सल्स इतना तक हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। चीन की अभी तक फंडिंग को लेके बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि एक डिस्टर्ब्ड इंडिया किसी भी दूसरे पावरफुल कंट्री के लिए बहुत अच्छा, एक तरह से उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। फिर वो 2.5 फ्रंट वॉर की जो बात जनरल रावत किया करते थे कि हमें जो है अपने भीतर में भी लड़ाई झगड़ा, वो जब तक आपको क्यों लगता है कि अमेरिका इतना दोस्ती की बात करता है, मोदी जी से गले भी लगता है, और फिर भी वो बैक स्टैबिंग क्यों करता है, वो पाकिस्तान को क्यों हवा देता है? क्योंकि वहाँ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं कि वो संचालित करता है चीज़ों को। दे डोंट केयर अबाउट कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है कंट्री में, नहीं। बोलता है ठीक है इधर दे दो, उधर हम F-16 भी बेच रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसी तरह चीन का भी है कि खुद तो उसको एकदम कोविड ज़ीरो और लॉकडाउन की नीति फलाना ढिमका ये सब करना है, लेकिन उसको नेपाल के रास्ते कुछ ब्लंडर्स हुए हैं हमारी तरफ से। जैसे नेपाल जैसे राष्ट्र को एक तरह से अपने होल्ड से जाने देना, मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था, और फिर चीन वाले वहाँ घुसते हैं, पता चलता है कि उसकी राजदूत जो है प्रचंड के साथ कुछ कांड चल रहा है, उसका उनके नेताओं के साथ चल रहे हैं अपने, मतलब तन मन और धन तीनों से सहयोग दे रहे हैं चीन वाले नेपाल जैसे राष्ट्रों को। तो उधर से फिर फंडिंग वंडिंग आती थी। तो ये लोग जितने हैं, और फंडिंग का भी अब तरीका बदला है। पहले तो एनजीओ के माध्यम से होता था, तो अब FCRA और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया। अब क्या होता है कि चाइना वाले पैसा देंगे आपको कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने या फलाने जगह पे कहीं सेमिनार हुआ, वहाँ पे बोलना है $10,000 आपको दे दिया। $10,000 बहुत बड़ी राशि है, 8 लाख रुपया होता है वो। 4 बार आपने स्पीच दिया दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाके, 32 लाख रुपया में आप ऐश कीजिए भाई, घर पे बैठे रहिए। तो इस तरह से चाइना वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग करते हैं, और अर्बन नक्सल्स को उनको चाहे जितने फॉल्ट लाइंस है ना, सब में चीन वाले या कोई भी जो भी आपका दुश्मन राष्ट्र है वो उसमें टांग अड़ाएगा ही। चीन तो मेरे ख्याल से हेलो सर, माई सेल्फ रामूराम एंड आई एम स्टूडेंट। धीरे धीरे, हाँ बोलिए। आप फरमाइए। हेलो, हाँ। हेलो सर, माई सेल्फ रामूराम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स एंड माई क्वेश्चन इज दैट 4 वर्ड हैं, आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद। इन क्या ये सब वर्ड एक ही हैं या इनमें डिफरेंस है, या जो बारीक अंतर है वो स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आतंकवाद जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो समझ में आता है, एक उद्देश्य है, लेकिन जैसे जो छत्तीसगढ़ झारखंड जैसों में अलगाववाद नक्सलवाद जैसे चलते हैं, तो इसमें क्या ये हमारी सरकार की, प्रशासन की, हमारे समाज की विफलता नहीं है कि हम उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं या मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे? क्या ये हमारी विफलता नहीं है? धन्यवाद। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों में स्विच ढूंढने लगते हैं कि एक बार सरकार आएगी, ऑन ऑफ कर देगी और हो जाएगा। सड़क बनाना आसान है, सड़क बना देगी सरकार, लेकिन जो इस तरह के वैचारिक चीज़ें होती हैं, और आपने बोला क्या चारों में अंतर है, अंतर कुछ नहीं है।
इंटरनेशनल होता है तो उसका अलग नाम दे दिया सब। अंततः उनका उद्देश्य वही है कि इंडिया डिस्टर्ब्ड और डिस्टेबलाइज्ड रहे। तो इसमें राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे उन्होंने रिमार्केबल काम किया है। नक्सल एक रेड कॉरिडोर हुआ करता था, उसमें याद कीजिए ना पहले नक्सल कितने लोगों को मारते थे, और पोस्ट 2014 आप नंबर ऑफ इंसिडेंसेस देखेंगे कि कितने नक्सली मरे और कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था, और अमित शाह जब गृह मंत्री बने हैं तब तक 90% तक आप कह सकते हैं कि उनको राजनाथ सिंह का किया हुआ काम मिल चुका था। 10% पे ही उनको काम करना था, बाकी फिर वही फंडिंग उनकी ये कर देना, फिर दूसरे तरीकों से कि जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पे विकास के कार्य पहुँचाओ, सेलफोन के टावर्स लगाओ, स्कूल्स बनवाओ, ये सब करो। लोगों ये 3-4 तरह से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए उनके साथ, जागरूकता चाहिए, फंडिंग पे आपको शिकंजा कसना होगा, और फिर जो नक्सली हैं उनको टारगेट करके मारते रहो, उसको न्यूज में ना आने दो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती कितने लोग मर गए। पूरा रेड कॉरिडोर था, खाली हो गया तो 200-400 लोग तो मरे नहीं होंगे ना, वो संख्या हजारों में होगी। हेलो, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है कि चुनाव आते ही भाजपा को हिंदुत्व क्यों याद आ जाता है? जैसा कि अमित शाह ने अभी 2002 दंगे की याद दिला दी, और गुजरात में भेट द्वारका, जहां 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां उनको अतिक्रमण नहीं दिखा, जो चुनाव आते ही उनको अतिक्रमण दिख गया। और प्रश्न दूसरा है कि जो बांग्लादेश शरणार्थी है वो भारत के अंदर सभी जगह बस रहे हैं, और उनको बिजली का, पानी का कलेक्शन, और यहाँ राजस्थान सरकार में उनको पट्टे भी मिल गए हैं, तो वो बीजेपी कैसे उनको बाहर निकालेगी? पहला प्रश्न था यार, देखो वो नेता लोग हैं, वो विचारक तो है नहीं। कहीं सुना है कि अमित शाह कन्फ्यूशियस टाइप के विचारक हैं? नहीं है। उनका काम है नेतागिरी करना, वो करेंगे। उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा है, वो कुछ और कर देंगे तब हमें आश्चर्य होना चाहिए कि अरे पूरे साल कैसे हिंदुत्व की बात कर रहा है ये, तब आश्चर्य होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है इलेक्शन का, उसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। और देखो, सिर्फ पावर एक्वायर करने से हम नहीं जीतेंगे। मैं स्वयं भी कभी कभी सिनिकल हो जाता हूँ, और आज भी बहुत लोग कहेंगे कि आज भी आप नेगेटिव लाइन ले रहे थे, लेकिन बात ये होती है कि एक होता है पावर को ग्रैब करना। पावर ग्रैब करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है पावर में बने रहना। जब तक आप निश्चिंत नहीं हो जाओगे कि हम 2035-40 तक हैं, तब तक आपको ऐसे हथकंडे अपनाने होंगे, तब तक आपको तुष्टिकरण भी करना होगा, तृप्तिकरण भी करना होगा। संघ वाले स्नेह यात्रा पे भी जाएंगे गले मिलने के लिए भी, मोहन भागवत जी का भी स्टेटमेंट आएगा, हम लोग का डीएनए सब सेम है, तो ये सब चलता रहेगा। नेता लोग हैं, नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं। और दूसरा आपका जो प्रश्न है बांग्लादेशी, और ये तो 2.5 करोड़ तो 2018 का डेटा था, अब उसमें कुछ और जुड़ ही गए होंगे, और बच्चे भी पैदा हुए ही होंगे उनके। तो अब गहलोत जी बिठा रहे हो, अपने घर में भी बिठा सकते हैं। अब उनका क्या है कांग्रेस वालों का, उनके ऐसे भी कैडर घट रहे हैं, तो कार्यकर्ता ही बना लें वो लोग। अब इससे अधिक क्या कहा जाए? आप पूछिए सर। जय श्री भाई साहब जी। सर, मैं अभी आपका सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और हालांकि मैं मोदी का फैन हूँ। आपने एक बात कही थी कि 90% मोदी सही है, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद कहा था कि अमित शाह भी 90% सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कम सही क्यों नहीं है? मैं ये पूछ रहा था 10% कैसे बढ़ाएं? कुछ कैसे क्या करें 10%? अरे आपकी सरकार से अपेक्षा क्या है? वो 10% भी सही हो जाएगा। ये लोग जो खुद मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना, उस पर खाली टिके रहें, उतना कर लेंगे ना। हम उनसे सिर्फ यही चाह रहे हैं कि भाई घोषणा पत्र जो है आपका, उसी पे टिके रहिए। और दूसरी बात यह है कि 100% सही हो जाएंगे तो फिर मंदिर आप लोग बनवाने लगेंगे, तो बढ़िया है कि 90% ही सही है वो लोग। ना
सवाल हम लोग एक ही पूछे तो बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये इम्प्रैक्टिकल बात है, बहुत लोग कहते कैसे क्या कर लोगे यार, आप चीन तो हो नहीं ना, इम्प्रैक्टिकल बात है, ये संभव ही नहीं है। आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब तृप्तिकरण और स्नेह यात्रा मत करो। ये जो भाजपा करती है ना, उससे जो लोग बाउंड्री पे है ना, जो वोट देना चाहते हैं या उहापोह की स्थिति में है, वो बिफर जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कांड किया ना वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और जो भी करके भोग रहे हो, भोग रहे तो लो। अशोक गहलोत से बैर नहीं हो गया ना एक तरह से, वसुंधरा खैर नहीं थी, अब गहलोत जी अपना चला रहे हैं, झेलिए। भाई साहब सोच रहे थानोस की चुटकी बज जाए तो फिर बस। जी मैं गोविंद पालीवाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी के जितने भी कोचिंग सेंटर वगैरह, वहाँ मणिकांत हो, ये विकास दिव्य कीर्ति है, ये अपने ये कवि कुमार विश्वास भी, इनके जो छोटे छोटे रील्स वगैरह आते हैं, जैसे कुमार विश्वास तो अपने अपने राम में भी ये कभी उर्दू को आंटी बता रहा है, कभी वो शायरकार के स्कोर, तो ये वास्तव में इनके कौन से सेहरे हैं, सदम सेहरे हैं कि या फिर वो वास्तव में अपने पैसों के लिए ही कर रहे हैं? भाई देखो, ये सब कोई कंफ्यूजन मत रहना कि समाज के लिए कोई कुछ कर रहा है। ये विशुद्ध समाज के लिए करता तो भाई यूट्यूब पे क्यों डाल रहा है, रील्स क्यों बन रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर क्यों है। समाज के लिए ये सब काम नहीं होते हैं, और अब हम लोग उतने टॉलरेंट हैं इसलिए हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर मोहम्मद के बारे में हदीस में जो लिखा हुआ है उसको नुपुर ने पढ़ा, उसका सपोर्ट किया, उसका किसी ने सपोर्ट किया, उसकी भी गर्दन उतार दी जाती है। तो यहाँ तो इतना लंबा चेन है। हम लोग हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आदमी है कि अपने अपने राम, मतलब कुमार विश्वास भी कल को वाल्मीकि बन जाएंगे, है लोग स्वीकार भी लेंगे। कल्ट चला रहा है ये लोग, कल्ट चला रहा है ये लोग, इसके खिलाफ बोल दो तो जान मार देगा तुम्हारा, ये हाल है। जैन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने एनजीओ के बारे में भी आपने बोला था, लाइक एनजीओज जो हैं स्पेशली साउथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अपना फेक नरेशन और प्रोपेगेंडाज चला रहे हैं जिनको बाहर से फंडिंग आती है, और ये डेली और इनकी अब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं सर, और इसमें से गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, तो एज अ कॉमन पीपल हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एनजीओ को आप बंद नहीं कर सकते जब तक कुछ इलीगल वो नहीं कर रहा है, और कुछ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो स्टेट अगर हमारे विचारधारा के खिलाफ है और वो काम कर रहा है कुछ, तो उनकी फंडिंग को बाहर से आ रहा है तो मोदी रोक सकता है, या जो भी भाजपा सरकार है। स्टेट कर रहा है तो उसमें उनका कोई मतलब लेवरेज होता नहीं है, ना लीगली वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ उनका कोई गलत काम हो रहा है तो कोई आदमी जाके उस पर केस कर सकता है। तो और बढ़ा नहीं है एनजीओ, ये डेटा आपका गलत है, एनजीओ बंद हो रहे हैं इस देश में अधिकतर। डन। हेलो, अरे नमस्ते सर। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न था छोटा सा कि जैसे कारावान मैगजीन या द वायर, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, और ये लोग अपने अकाउंट्स पे कुछ भी अगर एक फैक्ट पोस्ट करते हैं तो उन पर अगर हम कुछ भी रिप्लाई देते हैं तो उन पर इनका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, उन अकाउंट्स के नाम भी नहीं समझ आते। जैसे कारावान मैगजीन ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे एक पोस्ट डाला था, आरएसएस डिस्ट्रॉइंग द कम्युनल हार्मनी इन इंडिया। उस पर मैंने एक कमेंट किया जिस पर 103 रिप्लाई आए, और 103 रिप्लाई के अंदर अलग अलग भाषाओं में मुझे सुनाया गया था। मैं अगर मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं तो उसका लाइक का जितना रिएक्शन नहीं होता, वहीं पे उन्हीं के इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं, अगर उन्हें हम फैक्चुअली भी करेक्ट करना चाहें तो वहां पर हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है। आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी डिजिटल लिंचिंग हुई है। डिजिटल लिंचिंग, यस सर। तो भीड़ जो है सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, डिजिटली भी। जो मैं बोल रहा था इनको कि अपने कंटेंट को पुश करते हैं और दूसरा जो कंटेंट है उसको इसी तरह से लिंच करके आपका चरित्र हनन नहीं हो रहा, आपकी हत्या की जा रही है। डिजिटली आपकी बाइनरी में आप खत्म हो चुके हैं वहाँ पे, तो वही उनका प्रयास होता है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट कुछ भी पोस्ट करते हैं और उन्हें उसका कोई रेमेडी नहीं है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट इन सबको प्रमोट करता है उल्टा,
तो वो आप छोड़ दीजिए। जज साहब को आपने देखा कैसे डिफ्लेक्ट कर रहे थे प्रश्न, तो ये जज नहीं, पूरी जुडिशरी यही करती है, डिफ्लेक्ट ही करते रहती है। आप इनसे पार नहीं पा सकते। इस पे यही है कि आप पे 103 ने जवाब दिया तो आप 300 को लेके आओ और वो जीतो, वो आपको करना पड़ेगा। सरकार से या किसी संस्था से सहायता की आशा मत रखिए, उनका अपना काम है। रोड बनवाएगी सरकार, आपके साथ क्यों खड़ी होगी? एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं आज का। जी जी। इस पे जो मुझे लॉजिकली दिखता है कि सरकार शायद, जैसे हम और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ वर्टिकल्स देखते हैं कि मान लीजिए कि हम एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम कहेंगे कि हमें ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक बढ़ाने की ओर हम पूरा लगा देते हैं। फिर कहते हैं मोनेटाइज कैसे करें, कि इस पे पैसे कैसे हैं, एड्स कैसे बढ़े। तो उसी तरह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि पहले हम एक माहौल बनाए। बहुत लोग पूछते हैं कि रवीश जब इतना विष्ठा कर रहा है मौखिक, तो उस पे क्यों नहीं कर रही है कुछ सरकार? बैटमैन के लिए जोकर चाहिए एक, तो रवीश वो जोकर है जिसका होना, मतलब आप सोचिए रवीश को या वायर को, इन सबको आप हटा दीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि वामपंथी क्या सोच रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं? क्योंकि रवीश एक संस्था मात्र में काम नहीं कर रहा है, वहां के 100-200 एम्प्लॉय सिर्फ वामपंथी नहीं है, उसकी पूरी 16 मिलियन इस तरह की व्यूअरशिप है, वो सब लोग हैं। तो हमको आपको कैसे पता चलेगा? मेरा दोस्त पता चला रही ये रवीश का फैन है तो इससे दूरी बना के रखो। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए तो सरकार उसको छोड़ देती है। तो उसी तरह से आज देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट विवश होके लाइव टेलीकास्ट कर रही है ना अपने प्रोसीडिंग्स की, और अजीत भारती ने, ठीक है कि एक बार हम पे कंटेम्प्ट का आ गया, मैंने बोलना बंद नहीं किया, दोबारा आया, फिर मैं इंतजार में हूँ कि तीसरा कब आता है, क्योंकि मैं बोलना तो बंद करने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस एक अजीत भारती के चक्कर में कई ऐसे लोग खड़े हो गए कि कुछ भी सुप्रीम कोर्ट को लिख दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं जजों को। तो ये एक तरह से हमारे आपके जैसों की जीत है। अब लोग को लगेगा गाली देने में कैसी जीत है। देखिए, हर आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल या लड़ने का स्तर एक नहीं होता है। पैदल सिपाही भी होंगे, घुड़सवार भी होंगे, हाथी पे भी होगा। गाली देने वालों की बहुत बड़ी भूमिका है। वामपंथियों का जो मान मर्दन गाली देने वाले करते हैं ना, क्योंकि वामपंथी सोचता है कि हम तो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, तो हम तो अंग्रेजी बोलेंगे, वो भी एक्सेंट वाला, वहां उसके माँ की गाली दे के भाग जाता है वो ट्विटर का एक रैंडम आदमी। उससे उसको इतना खराब लगता है ना कि अगले बार बोला छोड़ो यार, ट्रोल आ जाते हैं। तो ट्रोलों का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब आपकी बात, तो जब माहौल बनने लगेगा ना, अब देखिए कि वही किरण रिजिजू 2 महीने पहले स्टेटमेंट दे रहा है कॉलेजियम पे या जजों के ऊपर कि नहीं नहीं वो लोग अपना देखेंगे, इसमें सरकार को नहीं घुसना चाहिए। अब वो बोल रहा है कॉलेजियम इज ओपैक सिस्टम, जजेज आर चूजिंग जजेज। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का टोन थोड़ा सा चेंज हो रहा है अब इसको लेके, खास करके उस स्थिति में जब सीए पे याचिका लगी हुई है, 370 पे याचिका लगी हुई है, अब सीईसी के ऊपर याचिका लग गई, तो एक लिमिट होता है। और अब मुझे लगता है कि सरकार का पुशबैक आने लगा है, क्योंकि आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। नॉर्मली
आप तो लीगल प्रोफेशन में, आपको पता है कि बहुत बड़े डिसीजन, जैसे अब राम मंदिर का डिसीजन है, तो ऐसा नहीं होता है कि 5 जज आए और कर दिया। वो बिना पीएमओ को इन्फॉर्म किए, कॉन्फिडेंस में लिए आप इस तरह के निर्णय नहीं दे सकते जो वाइडर सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो होता है, अब वो जज हैं चंद्रचूड़ साहब, अब उनकी वकैती चलेगी कुछ दिन, अब है, अब यंग थे, उनके पिताजी ने, उनके कॉलेजियम ने उनको प्रमोट करके जज बनाया होगा, वहाँ से आए, तो उनका प्रोसेस अपना चलेगा। और मुझे लगता है कि लोगों के प्रेशर के कारण सरकार जो है इस पे थोड़ा सा रुख तो मुझे बदलती दिख रही है। अब हो सकता है वो स्लो हो प्रोसेस, बट मुझे लग रहा है कि अगला उनका होगा एनजेसी टाइप को चीज़ों को पुश करना। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में स्वतः भी मुझे लगता है आएगी। जब उनको डर लगने लगेगा ना कि सरकार हमसे ये करवा लेगी, तो हो सकता है वो खुद ही कर लेंगे वैसा। तो यानी कि एक आम भारतीय नागरिक, अखंड भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहनी है, बिना डरे बुलंद करते रहनी है, और एक दूसरे को सपोर्ट करके, हाथ पकड़ के फिर आगे बढ़ते रहना है। अजीत भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भारती जी और मॉडरेटर स्नेहा जी का। अब मैं निवेदन करता हूं विशाल जी शर्मा से कि वो आए और अजीत जी भारती को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। इसके साथ ही मेरा अगला निवेदन रहेगा रीतू दीदी से, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रांत प्रचारिका हमारे मध्य में है। श्रीमती अजीत जी भारती हमारे मध्य में, उनको मारवाड़ की हमारी जैसी संस्कृति है अपनायत की, बहन बेटी को चुनरी उठाकर ही विदा करते हैं, तो उनको चुनरी उठाकर सम्मानित करें।